मेरी 5 बेटियां थीं। इस साल छठी बेटी पैदा हुई तो मैंने उसे एक बे औलाद जोड़ी को बेच दिया और खुद दूसरे शहर चली गई। 20 साल बाद बेटी की याद आई कि वो जवान होकर कैसी लगती होगी। तब मैं भिखारिन बनकर बेटी से मिलने आ गई और इस बंगले पर पहुंच गई जहां मैंने बेटी को लाखों रुपए में बेचा था। मैं मुस्कुराती हुई बंगले के अंदर दाखिल हो गई, मगर सामने बैठी औरत को देखकर मेरा तो दिमाग चकरा गया, क्योंकि आज कई साल बाद मैं अपनी बेटी से मिलने उस हवेली पर आई थी जिसे मैं हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गई थी। मुझे तो लगता था यह हवेली आज भी पहले की तरह शानो शौकत से खड़ी होगी, मगर उसकी ये हालत देखकर दिल को कुछ हुआ था। सबसे पहले मुझे अपनी बेटी का ख्याल आया था, जिसका नाम भी मैं ना रख सकी थी और उसे मालकिन की झोली में डालकर गई थी। बंगले के पास पहुंची तो यह देखकर दंग रह गई कि बंगले पर बड़ा सा ताला लगा था। ऐसा मंजर तो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मैं रोने लगी थी। पहला ख्याल मेरे दिमाग में यही आया था कि क्या अब मैं दोबारा अपनी बच्ची से कभी मिल नहीं पाऊंगी। मैं रो रही थी जब मोहल्ले का एक मर्द मेरी तरफ बढ़ा था। वो मुझे पहचान चुका था। कहने लगा, सुमन, तुम इतने सालों बाद यहाँ कैसे आई हो? मैं यह ना बता सकी कि मैं अपनी बच्ची से मिलने के लिए आई हूँ। मैंने कहा, मैडम की याद आ रही थी, सोचा उनसे जाकर मिल आऊं, मगर यहाँ तो बड़ा सा ताला लगा है। क्या यह लोग घर छोड़कर चले गए हैं? उन्होंने कहीं और घर बना लिया है क्या? उस आदमी ने नहीं में सर हिलाया था। वो कहने लगा, नहीं नहीं, वो कहीं भी नहीं गए, पापी लोग इसी घर में रह रहे हैं। मैं उसकी बात सुनकर हैरान हुई और बोली, आप यह क्या कह रहे हैं? वो आदमी बोला, अच्छा हुआ सुमन तुम इस घर का काम छोड़कर चली गई थी, नहीं तो तुम भी आज उनके साथ जुर्म में शामिल होती। मैं बोली, कैसा जुर्म और कैसा गुनाह? उसने कानों को हाथ लगाया था और बोला, मैं अपने मुंह से बताते हुए डरता हूँ। मेरे घर में भी औरतें हैं। ऐसी बात मुंह से निकलते हुए भी भगवान से डर लगता है। मैंने मोहल्ले वालों से बात की है। हम इस गंदगी को इस मोहल्ले से हमेशा के लिए साफ कर देंगे। उनकी गलत हरकतें देखकर हमारी बच्चियों पर गलत असर पड़ता है। वो हमसे इस घर के बारे में सवाल करती हैं तो सर शर्म से झुक जाता है। अभी कुछ ही देर में मोहल्ले के तमाम आदमी यहाँ पर जमा हो जाएंगे और इस घर को हमेशा हमेशा के लिए गंदगी से साफ करवा लेंगे। वो मर्द कोई और नहीं बल्कि मेरे मालिक का पड़ोसी था। हम सब उसे करण साहब कहकर पुकारते थे। मैं बोली, करण साहब, आपकी तो सारी जिंदगी यहीं पर गुजरी है। आप तो मैडम को जानते हैं कि वो कितनी शरीफ हैं। अब आप ये सब कैसे कह रहे हैं? इससे पहले कि वो मुझे कोई जवाब देता, हमें कुछ मर्दों के बोलने की आवाज आने लगी थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो झुंड में लोग उसी घर के पास आकर जमा हो रहे थे। आज बहुत बड़ा फैसला होने वाला था। हर किसी के लबों पर यही बात थी कि आज इस मोहल्ले का यह गंदगी हमेशा हमेशा के लिए साफ हो जाएगा। यह गुनाहगार लोग यहाँ से चले जाएं, नहीं तो हमारे मोहल्ले पर ऐसा कहर होगा कि हम सब बर्बाद हो जाएंगे। वह सब लोग गुस्से के शिकार थे, मगर उस वक्त मेरी हालत बहुत बुरी हो रही थी। मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे। मेरी नजरों के सामने मेरी उस नन्ही सी बच्ची का चेहरा घूम रहा था, जो सिर्फ चंद घंटा की ही थी, और मैंने उसे अपने आप से जुदा करके मालकिन के गोद में डाल दिया था। क्या मैंने उसे गुनाहों के दलदल में फेंका था? मोहल्ले के सरपंच आगे बढ़े थे और उन्होंने घर का दरवाजा बजाना शुरू कर दिया था। फिर उन्होंने बुलंद आवाज में कहा कि संजय साहब, आकर यह दरवाजा खोलिए। आपके खिलाफ मोहल्ले वालों को कुछ शिकायतें हैं, वह आकर दूर कर दें, नहीं तो आप यह घर छोड़कर चले जाएं। पीछे से एक आदमी बोला, नहीं नहीं सरपंच, हम इस आदमी को ऐसे इस मोहल्ले से जाने नहीं देंगे, बल्कि इसको सबक सिखाएंगे। इसके घर वालों पर पत्थर की बारिश कर देंगे, ताकि आज के बाद कोई इस तरह का गुनाह और जुल्म करने का सोचे भी ना। सरपंच ने कहा कि चुप कर जाओ। अगर तुम लोग मुझे यहाँ पर बड़ा बनाकर लाए हो तो मुझे ही मामला देखने दो। मैं दिल ही दिल में भगवान से प्रार्थना करती जा रही थी कि हे भगवान, मेरी बच्ची इस घर में सुरक्षित हो। बड़ी देर तक सरपंच दरवाजा खटखटाते रहे थे, मगर घर से किसी ने दरवाजा खोलने की जरूरत ना की थी। तभी कुछ नौजवान आगे बढ़े थे। उन्होंने सरपंच की तरफ से इजाजत भरी नजरों से देखा और सरपंच ने सर हाँ में हिला दिया था तो दो लड़के दीवार फांदकर घर में दाखिल हो गए थे और फिर उन्होंने बंगला के सामने छोटा सा दरवाजा खोल दिया था। सरपंच जी आगे बढ़ गए थे। अभी और भी लोग अंदर की तरफ दाखिल होने लगे थे, मगर मैंने सबको धक्का देकर पीछे कर दिया था और खुद अंदर जाने के लिए भाग गई थी। भागते भागते लाउंज में आ गई थी।
जैसे ही मेरी नज़र मेरी बच्ची पर पड़ी तो मैं ज़मीन पर गिर पड़ी थी। मेरे आँखों से आँसू बहने लगे थे। मैं चिल्लाकर बोली, इतना बड़ा गुनाह, इतनी बड़ी ज़्यादती। तभी सब लोग भी घर के अंदर दाखिल हो गए थे, जबकि मेरी बच्ची भागकर मैं प्रेग्नेंट थी और मैंने अभी तक 5 बेटियां पैदा की थी। बच्चों की पैदाइश में देखभाल ना होने की वजह से मेरी हालात बहुत खराब हो गई थी। घर में खुराक की भी किल्लत थी। 2 वक्त की रोटी तो आराम से खाना नसीब नहीं होती थी। मैं माँ थी, अपना पेट काट कर अपने हिस्से का खाना भी बच्चों को दे देती थी ताकि उनका पेट भरा रहे। मैं उठने बैठने से भी परेशान थी, मगर मेरी सास को तो मेरी फिक्र ही नहीं थी। वो हर वक्त मुझे ताना दिया करती थी, कहने लगी, जब से यह सब करमजली लड़की हमारे घर में आई है, हमारे घर की बरकत खत्म हो गई है। और फिर अपनी तरफ 5 मनहूस बेटियां भी जन्म दी है। मेरा तन्हा बेटा इन डायनों को कैसे पालेगा? यह सब बातें सुनकर मेरा दिल कटकर रह जाता था। मगर मेरी सास इतने में बस नहीं करती थी। वह आगे से कहती कि अगर इस बार भी तूने बेटी को जन्म दी तो मैं तुम्हें तलाक दिलवा दूंगी, अपने बच्चे की शादी कहीं और करवा दूंगी। हमें नहीं चाहिए बेटियां। भगवान मेरे बेटे को एक बेटा दे दे जो मेरे बेटे का सहारा बने और उसके साथ मिलकर पैसे कमाए। पहले पहल तो जब मेरी सास मेरे साथ लड़ती थी तो मेरा पति बहुत एतराज करता था। वो अपनी मम्मी से कहता था कि आप मेरी बीवी से ऐसी बातें ना किया करें। सुमन मेरी बीवी है और इसका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। पहले 2 बेटियां हुई थी तो मेरा पति अच्छा था। तीसरी बेटी की दफा मेरा पति खामोश सा था, मगर उसने मुंह से कोई बुरी बात नहीं निकाली थी। चौथी बेटी की पैदाइश पर मेरे पति ने उदासी से मेरी तरफ देखा था और कहने लगा, काश इस बार बेटा हो जाता तो मम्मी हमें कोई ताना ना देती। मैं उसकी बातें सुनकर आह भर कर रह गई थी। मगर जब 5वीं बेटी पैदा हुई तो मेरे पति के माथे पर भी बल पड़ गए थे। वो कहने लगा कि मैं तनहा कमाने वाला हूँ और मेरी काम भी इतनी अच्छी नहीं है। मैं दिहाड़ीदार मजदूर हूँ। एक दिन काम मिल गया तो 2 दिन काम की तलाश में फिरता रहता हूँ। मैं इतनी बच्चियों का बोझ कैसे बर्दाश्त करूंगा? अब की बार जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मेरा पति मेरा हालचाल तक न पूछता था। उसे मुझसे कोई मतलब नहीं था। पहले पहल तो वो मुझसे प्यार करता था, मगर जब हमारी शादी को कुछ अरसा गुजर गया, मेरा पति मुझसे दूर होता गया था। आज मेरी तबीयत बहुत खराब थी, तो मैंने अपने पति का हाथ पकड़ लिया और रोते हुए कहा, ऐसा तू क्यों करता है? जैसे मुझे कभी देखा ही नहीं। क्या मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली नहीं हूँ? मेरी जिम्मेदारी तुम पर है, फिर तुम ऐसे क्यों करते हो? तो मेरे पति ने मुझे अजीब सी नजरों से देखा और कहने लगा कि हाँ, तुम तो जब से ब्याह कर इस घर में आई हो, मुझ पर जिम्मेदारियां और बोझ डालती रही हो। कभी जो तुम्हारी तरफ से अच्छी खबर आई हो? मैं भी इंसान हूँ, मैं भी तंग आ गया हूँ। मैं यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी बात सुनकर तो मेरे हौसले बिल्कुल पस्त हो गए थे। मैं बोली, क्या बर्दाश्त नहीं कर सकते? बच्चियों की पैदाइश, इसमें मेरा कोई गुनाह नहीं। ये तो भगवान की देन है। तो मेरा पति कहने लगा कि बस बस, बहुत बातें हो गई। उठो, उठ जाओ, मेरा सर ना खाओ। अब मेरे पति को ना तो मेरी फिक्र थी और ना ही बच्चियों की। वो खुद तो पेट भर कर खा आता था, जबकि उसकी माँ के लिए उसकी शादीशुदा बहन खाना दे जाती थी। वो भी उसी मोहल्ले में रहती थी। पीछे भूखी रह जाती थी तो मैं और मेरी बेटियां। मैंने मोहल्ले में एक औरत से कहा कि अगर तुम्हारी नज़र में कोई ऐसा घर हो जिसमें नौकरानी की ज़रूरत हो तो मुझे लगवा देना। मेरे घर के हालात अच्छे नहीं है। तो मेरी पड़ोसन कहने लगी कि तुम इस हालत में कैसे काम करोगी? तुम तो खुद पेट से हो। मैंने कहा, मैं काम कर लूंगी, तुम इस बात की फिक्र ना करो, बस मेरे लिए काम ढूंढ दो। मेरी पड़ोसन ने हामी भर ली थी और फिर अगले हफ्ते वो सच में मेरे लिए काम ढूंढ लाई थी। उसने कहा, एक बहुत बड़ी हवेली है जहाँ पे 2 लोग से ज्यादा नहीं रहते। वहाँ सिर्फ 2 पति पत्नी रहते हैं। उनकी कोई औलाद भी नहीं है। तुम उनके घर का काम कर लिया करो, तुम पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा और वो तुम्हें अच्छा खासा तनख्वाह भी देंगे। मैंने फौरन हामी भर ली थी और कहा कि आज रात में अपने पति से बात करूंगी, कल से मैं काम पर जाने लगूंगी। मेरी पड़ोसन ने कहा, ठीक है, कल मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगी और तुम्हें मालकिन से मिलवा दूंगी। मैं शाम को अपने पति का इंतजार कर रही थी। ना जाने मेरे दिल में एक ख्याल बार बार क्यों आ रहा था कि क्या पता अनिल मुझसे कहेंगे कि तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम किसी के घर काम करने नहीं जाओगी, तुम्हारी रोटी मेरे जिम्मे है, मैं ही सब कुछ पूरा करूंगा। शाम को जब मेरा पति काम से वापस आया तो मैंने उसे कहा कि अनिल, मुझे घर में काम मिल गया है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं हवेली में काम कर लिया करूं। अनिल ने मेरी तरफ अजीब सी नज़रों से देखा था। वो कहने लगा, कैसा काम? मैंने कहा, सफाई सुथराई का और खाना पकाने का।
अनिल कहने लगा, शुक्र है कि मुझे तुमसे आज कोई अच्छी खबर आई है। जाओ जाकर काम करो ताकि मेरा भी बोझ कम हो जाए। मुझे इस बात की खुशी थी कि मुझे काम की इजाजत मिल गई है, मगर मेरे अंदर जो मान था वो टूट गया था। जब एक औरत का मान टूट जाता है तो पीछे क्या रह जाता है? मान टूट गया तो समझो औरत ही टूट गई। बाहर से एक मूरत जिंदा रह जाती है। अगले दिन मुझे पड़ोसन मालकिन के घर ले गई थी। उसने मेरी हालत देखी तो कहने लगी, सुमन, तुम घर की सफाई कैसे करोगी? तुम तो खुद प्रेग्नेंट हो। पड़ोसन ने तुम्हारे बारे में बताया है। तो मैं बोली कि मालकिन, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। ये कौन सा मेरा पहला बच्चा है जो मैं नाजुक कली बनकर बिस्तर से लग जाऊंगी। मैं छठी बार प्रेग्नेंट हो रही हूँ और जहाँ अपने घर के इतने काम करती हूँ वैसे यहाँ भी कर लिया करूंगी। इससे इतना तो होगा कि मेरी बच्चियों को 2 वक्त की रोटी इज्जत से मिल जाएगी। मालकिन ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें काम पर रख लेती हूँ। मेरी मालकिन बहुत ही अच्छी औरत थी। उसका मिजाज बहुत अच्छा था। वो बहुत प्यार से बात करती थी। मेरे प्रेग्नेंट होने की वजह से वो मेरा और भी ख्याल रखती थी। घर में जो भी फ्रूट पड़ा होता वो मुझे जबरदस्ती खिला देती थी। एक दिन मैं मालकिन के सर की मालिश कर रही थी तो वो कहने लगी, तुम्हारा पति तो तुमसे बड़ा खुश होगा। तुमने उसे इतने बच्चे पैदा करके दिए हैं। मालकिन की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने कहा, अनिल मेरा दूर का रिश्तेदार था। उसने मुझसे मोहब्बत की शादी की थी, मगर फिर जब मेरे घर में 5 बेटियों की पैदाइश हो गई तो उसने भी मुझसे नजरें फेर ली। वो मुझे अब पसंद नहीं करता। मेरे घर छठा बच्चा पैदा होने वाला है, जबकि अनिल ने पहले से मुझे आंख दिखाना शुरू कर दी है। मैं अपने इस बच्चे के लिए परेशान हूँ। मेरे तो पहले 5 बच्चे भूखे और खाने की कमी की वजह से बहुत कमजोर हैं। न जाने इस बच्चे की खुराक को मैं कैसे पूरा कर सकूंगी। तो मालकिन कहने लगी, हे भगवान, तेरे काम तू ही जाने। तेरे कामों में किसको दखल है? किसी को इतनी औलाद दे देता है कि उसे संभाले नहीं संभलती, और कोई औलाद के लिए तरसता रहता है। सुमन, तुम्हें पता है कि मेरी शादी को पूरे 7 साल हो गए हैं, मगर अभी तक मुझे औलाद की खुशखबरी नहीं मिली। मेरी सास अपने पोते को गोद में खिलाने का सपना लेकर भगवान के पास चली गई, मगर मेरे यहाँ भगवान ने रहम नहीं की। मैंने हर तरह के अच्छे अच्छे डॉक्टरों से इलाज करवाया है। मेरे पति ने भी अपने सारे टेस्ट कराए हैं। सब कुछ ठीक है, मगर भगवान की तरफ से ही देर है। मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं औलाद गोद ले लूं, मगर मेरा पति इस पर भी राजी नहीं होता। मैंने बड़ा कहा कि हम किसी अनाथालय से बच्चा गोद ले लेते हैं, मगर मेरा पति मानता ही नहीं। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मेरी मालकिन की बातों में इतनी बेबसी थी कि मेरा दिल कट कर रह गया था। मैंने मालकिन को दिलासा दिया था और कहा कि भगवान हम दोनों के साथ अच्छा करेगा। फिर जब अगले दिन मैं काम पर वापस आए तो मुझे देखकर मालकिन की चीख निकल गई थी। वो कहने लगी, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? ये तुम्हारा हाल किसने किया है? मालकिन मेरे चेहरे पर बने हुए निशान को देखकर घबरा गई थी। मेरी आंखें भी सूजी हुई थी। मैं रोने लगी और बोली कि कल मेरे पति ने मुझ पर हाथ उठाया था। वो इस बच्ची को नहीं पैदा करना चाहता। मेरी सास ने मेरे पति को मेरे खिलाफ भड़काया तो वो मुझ पर गुस्सा करने लगा। मैंने भी आगे से जवाब दिया कि तुम्हारा ही बच्चा है, तुम फिर ऐसे क्यों कर रहे हो? तो उसने मुझ पर हाथ उठाया और ये भी कहा कि इस बच्चे को खत्म कर दो। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, और अगर तुम जिद करोगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मेरी मालकिन रोने लगी थी। वो कहने लगी, तुम्हें पता है कि कल मुझे मेरे पति ने कहा कि वो मुझे छोड़ देगा या दूसरी शादी कर लेगा। हम दोनों औरतें बहुत मजबूर हैं। मैं कल सारा दिन सोचती रही और इस चीज का हल मैंने पता है क्या निकाला है। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारे साथ एक चीज शेयर करूं। मैं बोली, जी जी मालकिन, कहिए क्या कहना चाहती हैं? मेरी इतनी मजाल कि मैं आपकी बात का बुरा मानूं? मालकिन कहने लगी कि सुमन, तुम्हारा कौन सा महीना चल रहा है? मैं बोली, अभी मुझे 1 महीना ही हुआ है। तो मालकिन कहने लगी, चलो तुम अपने बच्चे को ना मारो, लेकिन इस सूरत में तुम्हें तलाक हो जाएगी। तो तलाक से बचने के लिए तुम अपने घर में ये महसूर कर दो कि तुमने अपना बच्चा खत्म करवा दिया है, और मैं उधर अपने पति से झूठ बोलूंगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इस तरह जब तुम्हारी कोख से बच्चा जन्म लेगा तो वो मैं रखूंगी। तुम्हारे पति को कैसे मनाना है ये अब तुम पर निर्भर करता है कि तुमने अपने प्रेगनेंसी घर वालों से कैसे छुपाना है, और अपने पति को इस बात का किस तरह से यकीन दिलाना है कि मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। ये तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारे यहाँ बेटी हुई या बेटा हुआ, जो भी हुआ वो तुम मेरी गोद में डाल देना, और उसके बदले मैं तुम्हें 20 लाख रुपए नकद दूंगी। फिर तुम ये शहर छोड़कर चली जाना। बोलो तुम्हें मंजूर है? इस तरह तुम्हारे होने वाले बच्चे की जान भी बच जाएगी, तुम्हारा घर भी नहीं उजड़ेगा, और फिर तुम अपनी बेटियों के साथ ऐसो आराम से जिंदगी गुजार सकोगी।
उन्हें ज़िंदगी की अच्छी परवरिश करने के लिए काबिल हो जाओगी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने कहा, मालकिन, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही बेहतर होगा। आप तो मेरे लिए मसीहा साबित होंगी। उस दिन हम दोनों गमों की मारी औरतों ने यह फैसला कर लिया था कि हम यह बात पूरी दुनिया से छुपा कर रखेंगे। मैं शाम घर वापस आई तो मेरा पति आंगन में ही बैठा था। उसके तेवर अभी भी कड़े थे। वह कहने लगा, हाँ, मुझे बताओ, तुमने क्या फैसला किया है? मुझे रखना है कि छठी बेटी रखनी है? मैंने अपने पति का हाथ पकड़ लिया और उसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं ये बेटी पैदा होते ही अपनी मालकिन को दे दूंगी। उसके बदले मालकिन एक बड़ी रकम देंगी। तब कहीं जाकर मेरे पति का मिजाज बेहतर हुआ था। मेरी सास भी बड़ी खुश हो गई थी, लेकिन मैं अंदर से टूट कर रह गई थी। अब जब भी मैं काम पर जाती तो मेरी मालकिन मुझे काम ना करने देती, बल्कि सारा दिन कहती कि तुम आराम करो, क्योंकि तुम्हारी कोख में मेरी अमानत पल रही है। और फिर जबरदस्ती मुझे खाना भी खिला दिया करती थी। फल फ्रूट तो वो हमेशा मेरे लिए तैयार ही रखती थी। मालकिन ने घर में एक और नौकरानी रख ली थी जो कामकाज करती थी और मुझे आराम दिया जाता। महीने के आखिर में मालकिन मेरे हाथों पर तनख्वाह भी रख दिया करती थी। ये 9 माह बड़े अच्छे से गुजर गए थे। मुझे मेरी किसी भी प्रेगनेंसी के दौरान इतना आराम नहीं मिला था। ये तो मालकिन का बड़ापन था कि वो मेरा ख्याल रख रही थी। मेरी सेहत भी बहुत अच्छी हो गई थी। मालकिन ने मुझसे कहा था कि तुम आजकल अपनी घरेलू टेंशन से भी दूर रहो। अगर तुम्हारा पति तुम्हारे साथ लड़ता है तो भी उसके बारे में मत सोचो। तो मैं मुस्कुरा देती और कहती कि ऐसा कैसे मुमकिन है? जब मेरे बच्चे भूखे हैं तो मैं कैसे टेंशन ना लूं? अब मालकिन मेरी बच्चियों के लिए भी खाना भेजने लगी थी। पति का मिजाज अब पहले से बेहतर होने लगा था, क्योंकि उसका खर्चा जो घट गया था। मैं मालकिन से पूछती कि मालिक का रवैया अब आपके साथ कैसा है? क्या वो दूसरी शादी से बाज आ गए हैं? तो मालकिन के चेहरे पर उदासी फैल गई थी। वो कहने लगी कि हाँ, मेरे पति दूसरी शादी से तो बाज आ गया है, लेकिन चुपचाप सा रहता है। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं उसे औलाद की खुशखबरी दूंगी। लगता है मैंने उसके अरमानों पर पानी फेर दिया है, तो वो अपने लिए दूसरी दुल्हन भी तलाश किए बैठा होगा। तभी तो चुपचाप सा रहता है। लेकिन तुम फिक्र ना करो, आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों के मामला भी ठीक हो जाएंगे। मैं काम पर जाती थी तो मालकिन मुझे एसी वाले कमरे में लिटा देती थी। तब मैं अपने पेट पर हाथ रखकर अपने होने वाले बच्चे के साथ ढेरों बातें किया करती थी। मैंने उसे अपनी मजबूरी बताई थी। उसे समझाया था कि मुझसे नफरत ना करना। तुम्हारी माँ मजबूर है, तो तुम जैसे ही पैदा होगी मैं तुम्हें गैरों के हाथ में सौंप कर चली जाऊंगी। लेकिन फिक्र ना करना, ये जो औरत है ये गैर नहीं है। ये तुम पर जान न्यौछावर करेगी। लगता है मैंने अपनी बेटी के साथ जो वादे किए थे वो झूठे निकले थे, क्योंकि आज जब मैं घर में दाखिल हुई तो अजीब ही मंजर देखा था। मेरी बेटी मालिक के साथ जुड़कर बैठी हुई थी, जबकि जो मालकिन थी वो तो घर के कामकाज में लगी थी। मालिक के शब्द मेरे कान में गुजे थे। वो कह रहा था, निशा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। जब से तुमसे शादी हुई है मेरी तो दुनिया ही बदल गई है। मैं चीख पड़ी थी और बोली थी, ये तो गुनाह है। तब तक बाकी लोग भी घर में दाखिल हो चुके थे। एक आदमी ने आगे बढ़कर मालिक को गिरबान से पकड़ लिया था और कहने लगा कि ये क्या बेहूदगी है, ये क्या बेशर्मी है? तुम अपनी बेटी के साथ शादी कैसे कर सकते हो? मेरा दिमाग घूम रहा था। ऐसा लगता था अभी चकरा कर गिर जाऊंगी। सरपंच आगे बढ़े थे। उन्होंने मालिक से कहा कि तुम मुझे सच बताओ कि तुम पर मोहल्ले वालों ने जो तोहमत लगाई है, क्या वो सच्ची है? क्या तुम सच में अपनी बेटी से शादी कर चुके हो? ये लड़की तुम्हारे साथ शादी के बंधन में है? तो मालिक ने इस बात में सर हिला दिया था। उसने कहा, हाँ, मैं इस लड़की के साथ शादी कर चुका हूँ। मगर मेरी बात सुनिए। मालिक की बात अभी पूरी नहीं हुई थी कि कुछ लोग आगे बढ़े थे। उन्होंने मालिक पर हमला कर दिया था। मालिक ने अपनी जान बचाने के लिए कहा, रुको, मेरी बात सुनो। ये मेरी बेटी नहीं है। इस लड़की को मेरी बीवी ने गोद ली थी। तब सरपंच जी कहने लगे कि बेटियों के साथ शादी करना पाप है। तुमने ये क्या किया? तुमने गलत किया है। मैं भी थर थर कांप रही थी, जबकि मेरी मासूम सी बेटी भी घबरा रही थी। मालकिन आगे बढ़ी और कहने लगी कि सरपंच जी, आप मेरी पूरी बात सुनिए। सरपंच कहने लगे, हाँ बेटी, तुम बताओ क्या सच है और क्या झूठ? मालकिन बोली कि मैं शादी के 7 साल बाद भी औलाद पैदा नहीं कर सकी थी, तो मेरे पति ने मुझे दूसरी शादी की धमकी दी थी। इसलिए मैंने अपनी नौकरानी से उसकी बेटी ले ली थी और यही कहा था कि ये मेरी अपनी बेटी है। ये नौकरानी आप सबके सामने खड़ी है, इससे पूछ लीजिए। मैंने उस बात में सर हिला दिया था और बोली कि ऐसी ही बात है। तब मालकिन कहने लगी कि मैंने अपने पति को बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ,
मगर मेरा पति खुश नहीं हुआ था। जिस रोज ये बच्ची मेरी गोद में आई, उस दिन मेरे पति ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें अभी के अभी तलाक देकर घर से निकाल दूंगा, नहीं तो मुझे सच सच बता दो कि ये किसकी बेटी है। मैंने अपने पति को यकीन दिलाने की कोशिश की कि इसे मैंने जन्म दिया है। तब मेरा पति कहने लगा कि मैं तो बांझ हूँ, मैं तो औलाद पैदा कर ही नहीं सकता, फिर ये किसकी बेटी है, तुमने कहाँ मुंह काला किया है। ये बात सुनकर तो मैं हड़बड़ा गई थी। मैं बोली कि मैंने कहीं भी मुंह काला नहीं किया, बल्कि ये बच्ची मैंने नौकरानी से ली है, इसको मैं अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। सरपंच जी, मैं उस वक्त इतनी परेशान थी कि मेरा झूठ मेरे पति के सामने आ गया था। मैं तो अपने पति से नजरें मिलाने के काबिल नहीं थी। वो मुझे उठते बैठते इस बात का ताना मारता था कि तुम इस कदर मक्कार औरत हो कि 9 माह तक मेरे सामने मक्कारी की कि तुम प्रेग्नेंट हो। मेरे पति ने मुझे तानों के नीचे दबा दिया था। उसने तो मुझे इस बात का एहसास भी नहीं होने दिया कि वो खुद बांझ है, उसमें कितना बड़ा ऐब है, मगर वो अपना ऐब छुपा लिया करता था। शादी के बाद उसने हमेशा मुझे औलाद का ताना दिया था। मेरा ध्यान किसी और तरफ गया ही नहीं था। और जब मुझे पति की हकीकत पता चल गई तो उसने मुझ पर मक्कारी का इल्जाम लगा दिया। मैं खुद को पवित्र साबित करती रही। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा पति मुझसे मेरे जज्बात के साथ खेल रहा है। मेरे पति ने मुझसे साफ साफ कह दिया था कि वो इस बच्चे को घर में नहीं रखेगा। मोहल्ले वालों की नज़र में तो निशा मेरी ही बेटी थी और मेरे ही साथ रहती थी, मगर ऐसा नहीं था। निशा के लिए मैंने अलग से नौकरानी रखी ही थी। निशा उसके साथ सर्वेंट क्वार्टर में ही रहती थी। इतने सालों में कभी भी मेरे पति ने उस लड़की को ना तो देखा था और ना ही बाप वाला रवैया रखा था। मैं भी उस बच्ची की माँ ना बन पाई थी। बस पूरे दिन में एक आध घंटे के लिए उसके पास चली जाती थी। मेरा पति अब भी मेरे साथ बहुत बुरा था। वो मुझे देखकर तंजिया हंस देता था और कहता, मेरे सामने तुमने नकली प्रेगनेंसी का नाटक किया है और ना जाने क्या कुछ करती रही होगी, ना जाने मेरी नाक के तले कितने से इश्क लड़ाई होगी। मैं तो इन बातों में ही उलझ कर रह गई थी। कभी पलटकर सवाल करने का ख्याल ही ना आया कि झूठे इंसान तो तुम हो, तुमने मेरी जवानी रौंद दी। बाँझ खुद थे, औलाद मुझसे मांगते थे। खैर, जब निशा 17 बरस की हो गई तो एक दिन वो मेरे पास आई थी। तब मेरे पति की नज़र उस पर पड़ी। वो पूरा साल खामोश रहा, कुछ नहीं बोला। मगर जब वो 18 बरस की हो गई तो मेरे सामने तलाक के कागज रख दिए थे। कहने लगा, तुम्हें तलाक दे दूंगा, नहीं तो मेरा शादी निशा से करवा दो। मेरा पति जानता था कि तलाक ऐसी चीज है जिससे मैं बहुत दबती थी, क्योंकि मेरे माँ बाप का देहांत हो चुका था और मेरे पास रहने के लिए कोई और ठिकाना नहीं था। निशा भी शादी नहीं करना चाहती थी, मगर वो भी मेरी तरह मजबूर थी। उसके पास और कोई चारा नहीं था। शादी के बाद मेरे पति ने मुझे इस घर की नौकरानी बना दिया और निशा को मालकिन। ना जाने मोहल्ले में ये बात कैसे फैल गई। अच्छा ही हुआ। खैर, निशा आगे बढ़कर कहने लगी, मुझे इस आदमी से तलाक चाहिए। सरपंच जी ने पुलिस को बुलाया और निशा से जबरदस्ती शादी करने का मुकदमा दर्ज हो गया। मालिक को पुलिस ले गई और निशा को तलाक मिल गई। मालकिन ने भी तलाक ले ली थी और अपनी जायदाद समेटकर निशा के साथ दूसरे शहर शिफ्ट हो गई। मगर जाने से पहले मुझे निशा को गले लगाने का मौका मिल गया। मेरी उस बेटी के बदले भगवान ने मेरी 5 बेटियों के नसीब बदल दिए थे। मालकिन ने जब मेरी बेटी को लिया तो मेरे पति का रवैया भी मेरे साथ अच्छा हो गया था। मेरी बेटियों को खुराक मिलने लगी थी और उनको मैंने अच्छी स्कूलों में पढ़ाया था। अनिल ने मेरे 20 लाख रुपए का बिजनेस किया था, जिसमें अब उसे मुनाफा हुआ था। 5 बेटियां ब्याह दी गई थी। मगर मैं सोचती थी कि निशा ने जो कुछ सहा था उसका कसूरवार कौन था, मैं या मेरा पति। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।